गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों को। विद्यार्थियों, हम उत्तर प्रदेश की कक्षाएं आज से लगातार प्रारंभ करेंगे और अपना पाठ्यक्रम जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए निर्धारित किया गया है आयोग द्वारा, उसके अनुसार ही कक्षाएं चलाएंगे और अपने सिलेबस को, पाठ्यक्रम को पूरा कराने का प्रयास नियमित होंगी। आपको प्रतिदिन हमारी कक्षा का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए सबसे पहला काम करना है आपको इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसमें नोटिफिकेशन में ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, जिससे आप नियमित रूप से अपनी कक्षाएं कर सकेंगे। हम पाठ्यक्रम को प्रारंभ करें। सबसे पहले बता दें कि आप इसके लिए अपने पास एक कॉपी और एक पेन अवश्य लेकर के बैठें, जिससे आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहें, जो आप प्रतिदिन कक्षा पूर्ण होने के बाद में उसको रिवीजन भी करते रहें, जिससे कि अच्छे से तैयारी हो सकेगी और हम आपके लिए बेहतर कुछ कर सकेंगे। हम अपने पाठ्यक्रम में सबसे पहले जनरल नॉलेज के विषय को लेकर के चलेंगे और जनरल नॉलेज में सबसे पहले हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे। इसको हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत रखेंगे और एक के बाद एक अपने पाठ्यक्रम को कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, और पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के जितने भी टॉपिक उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाएंगे उन सब पर चर्चा करेंगे और आप उसके विस्तृत नोट्स भी बनाते जाएंगे। नोट्स कैसे बनाएं ये हम तरीका आपको बता देंगे, लेकिन जो भी हम बताएंगे वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आप उसको अपने नोट्स में ऐड करते जाएंगे, क्योंकि अक्सर यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान जो हमारा रहेगा, उसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा उनको आप नोट डाउन करेंगे। जितने भी टॉपिक रहेंगे एक के बाद एक उनको आप लिखते जाएंगे। क्या क्या पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हमें, ये महत्वपूर्ण है और इसको हम नोट डाउन करेंगे एक के बाद एक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं सब पर चर्चा करेंगे और देख लेंगे कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। आप कॉपी पेन लेकर के सबसे पहले अपने सिलेबस को लिख लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। हम वही चीज़ें बताएंगे जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अधिकतर बनती है, और आप उसी को नोट डाउन करते हुए चलेगा और उसको अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। सबसे पहले हम एक एक टॉपिक लिख लेंगे कि किस टॉपिक को हमें किस टॉपिक को पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान में हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको एक के बाद एक हम पहले ही बता दे रहे हैं क्या क्या पढ़ना है, आप उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की यात्रा हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है कि सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा भारतीय संविधान का ऐतिहासिक परिचय। क्योंकि संविधान, अगर हमारा भारतीय संविधान से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो उसका एक ऐतिहासिक परिचय हमें पता होना चाहिए कि संविधान का जो इतिहास रहा है, संविधान बनने तक की जो यात्रा रही है वो क्या रही है, कैसी रही है, और क्या क्या चीजें उसमें और चीजें जुड़ती चली जाएंगी, हमारे संविधान कैसे बना। ठीक है, तो एक बड़ी मोटी सी जानकारी हो जाएगी, ये एक ऐतिहासिक परिचय हो जाएगा संविधान का। अब हम
ऐतिहासिक परिचय को जब पढ़ेंगे तो हम सारी चीजें संविधान बनने तक इसमें कवर कर लेंगे, क्या क्या चीजें आती हैं। जब हमारा संविधान निर्मित हो जाता है तो एक बहुत ही मेजर टॉपिक इसमें बन जाता है और उससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, वो रहेगा हमारा नंबर 2, दूसरा टॉपिक है प्रस्तावना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रस्तावना क्या है, अक्सर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हुए हैं, प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, मूल संविधान में प्रस्तावना का क्या इंपॉर्टेंस रहा है, संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग है भी या नहीं है, ये सारी चीजें प्रस्तावना से हमारी बनती हैं। और प्रस्तावना को पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे तीसरे टॉपिक को, और तीसरा टॉपिक जो है हमारा संविधान का एक ऐतिहासिक परिचय, उसके बाद उसकी प्रस्तावना, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने राज्य हैं, कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के विषय में चर्चा की गई है। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे और ये जो राज्य संघ राज्य क्षेत्र वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक जो रहेगा नागरिकता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस की हो, चाहे आरओ की हो, चाहे लेखपाल की हो, यूपीपीसीएस की हो, यूपीएससी की हो, कोई भी छोटी बड़ी परीक्षा है, सब में इन मेजर टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। नागरिकता में अक्सर प्रश्न नागरिकता को प्राप्त करने के तरीके, नागरिकता की समाप्ति के तरीके, नागरिकता कैसे समाप्त होती है, संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है, नागरिकता कैसे प्राप्त करना है और कैसे उसकी समाप्ति होती है, विदेशी नागरिकता, भारतीय नागरिकता के संबंध में जितने भी प्रश्न जहां जहां से बन सकते हैं, और सभी को हम एक के बाद एक कवर करने का प्रयास करेंगे। नागरिकता के बाद अगला हमारा टॉपिक होगा मूल अधिकार। मूल अधिकार भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये क्रम से एक लगे हुए हैं ये सभी टॉपिक। संविधान को जब तक उसमें क्रमबद्धता नहीं आप दिखाएंगे, आप क्रम से नहीं पढ़ेंगे उसको, तब तक इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मूल अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है हमारे इंडियन पॉलिटी से, और बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अस्पृश्यता का मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, तो ये सारी चीजें हमको एक के बाद एक पढ़नी है। मूल अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद मूल अधिकार के बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा परीक्षा की दृष्टि से हो जाता है, इसको हम मिटा देते हैं पहले।
इसके बाद हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। ये मूल अधिकार के बाद हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं ये हम देख लेंगे। कई बार इसको सिद्धांत भी लिखा होता है, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक हो जाता है नीति निर्देशक सिद्धांत का। इसके बाद मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन कौन से मूल कर्तव्य हमारे संविधान ने हमें प्रदान किए हैं, तो ये सब हमको देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये टॉपिक। और इसके बाद पढ़ना है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं। ये तीनों सरकार के अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना बन जाती है और खूब प्रश्न बनते हैं इन टॉपिक से। तो ध्यान में रखते हुए हम इन सभी शीर्षकों को चलेंगे। इसके बाद बहुत सारे और भी टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में हम लिखाते हैं। तो लिख लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है 10 नंबर हो गया था, 11 नंबर। 11 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं आपके। इसके बाद में हम पढ़ेंगे संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र ही नहीं, संघ राज्य क्षेत्र की शासन संघ राज्य क्षेत्र की शासन व्यवस्था। तो सबसे पहले केंद्र राज्य संबंध, उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र की शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और है, कुछ राज्यों हेतु विशेष दर्जा, या इसको हम प्रावधान लिख दें तो ज्यादा बेहतर है। विशेष प्रावधान, कुछ राज्य है तो विशेष प्रावधान। तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनको स्पेशल कुछ व्यवस्थाएं जिनके लिए की गई हैं हमारे भारतीय संविधान द्वारा। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं और क्या क्या उनके लिए विशेष प्रावधान है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको देख लेंगे। और एक और महत्वपूर्ण है भाषा संबंधी
प्रावधान। भाषा के संबंध में भारतीय संविधान में क्या कहा गया है, क्या उल्लेख है, कौन कौन सी राज्य भाषाएं हैं, कौन कौन सी राजकीय भाषाएं हैं, इन सब का हम इसमें उल्लेख करेंगे और सबको एक के बाद एक पढ़ेंगे जहां से प्रश्न बनते हैं। एक और महत्वपूर्ण है आपातकालीन आपातकालीन प्रावधान। कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां हैं संविधान में, कौन कौन से आपातकालीन प्रावधान है, इनका किनका उल्लेख किया गया है, इसमें देख लेंगे। जैसे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, वित्तीय आपात, तो इस तरीके से हम एक के बाद एक आपातकालीन शक्तियों को पढ़ेंगे। आपातकालीन शक्तियों के बाद में कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। जैसे यहां से अक्सर प्रश्न बनता है, एससी, एसटी, ओबीसी, इन कैटेगरीज के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। के लिए इन वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं संविधान में। तो क्या क्या प्रावधान किए गए हैं एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए। इसमें एक चीज और हम जोड़ देंगे, अब तो एक नए वर्ग की चर्चा भी होती है, ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के लिए भी बातचीत करेंगे कि ईडब्ल्यूएस के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आपने लिख लिया होगा, अब इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद और भी बहुत से टॉपिक हम पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक बनता है स्थानीय, बहुत 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 ही मेजर टॉपिक है ये। स्थानीय शासन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर जैसे ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, खंड विकास जो है, तो इन त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का भी जिक्र करेंगे। इसमें स्थानीय स्वशासन के विषय में बताएंगे, इसका एक थोड़ा संवैधानिक इतिहास भी बता देंगे स्थानीय स्वशासन का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे संगठन, राजनीतिक संगठन, जितने भी राजनीतिक संगठन हैं इनको पढ़ लेंगे। उसके बाद कमीशन, कमीशन देख लेंगे कौन कौन सी कमीशन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं। इसके बाद में एक और टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आपके अध्ययन की दृष्टिकोण से, जो परीक्षा में अक्सर पूछा जा सकता है, वो इन टॉपिक्स के अलावा भी बहुत सारे मेजर टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें निर्वाचन की, चुनाव आयोग की, यहां से खूब प्रश्न पूछा जाता है।
स्वशासन से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक कुछ मेजर टॉपिक्स भी हैं, यहां लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं 21 नंबर, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, अब तक कितने संविधान में संशोधन हुए हैं? इसके बाद में संविधान का सामान्य परिचय, और एक और महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको यहां पर लिख लेते हैं, अन्य। विविध अन्य चीजें, संविधान पॉलिटिकल साइंस के संबंध में ये सारी चीजें, तो इतना हमें पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण है हमारे विषय के लिए। इसको आप एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये सब नोट डाउन कर लिया होगा आपने। इसमें अन्य विविध में अन्य बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, हम इसको एक के बाद एक पढ़ेंगे, लेकिन ये मुख्य टॉपिक है, मेजर है। इतना नोट डाउन करने के बाद अब हम मुख्य एक एक करके प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे। आप कॉपी में नोट करते रहिएगा, जिससे कि यहाँ से प्रश्न अगर बने तो आप उसको टच कर सकें, आप उसको अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस का। उस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक परिचय। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक परिचय, जो पहला टॉपिक मैंने लिखवाया है उसको, इसको हम इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को विषय में बताएं। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए, भारतीय संविधान को समझने के लिए भारतीय इतिहास को, उसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल एक समय था जब भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ, और यूरोपीय आगमन से भारत विदेशी उपनिवेश बन गया। बहुत सारी यूरोपियन कंपनियां भारत में आई और उन्होंने भारत में व्यापार वाणिज्य प्रारंभ किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, स्पेनिश, फ्रांसीसी, इंग्लिश, बहुत सारी कंपनियां। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इतिहास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा है। उन्होंने भारत में अपने आर्थिक लाभ को लेकर के प्रवेश किया। वो भारत से व्यापार और व्यवसाय करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत में प्रवेश किया पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए। किंतु भारत की परिस्थितियां उस समय ठीक नहीं थी। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। प्रत्येक राज्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा था, एक दूसरे से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में जो उपनिवेशिक कंपनियां भारत में उस समय व्यापार कर रही थी, अपने उद्योग स्थापित कर रही थी, उनको मौका मिल गया भारतीय राजनीति में दखल अंदाजी करने का। और यही प्रमुख कारण भी रहा है कि भारत में
जो जो उस समय की विदेशी कंपनियां थीं जो यहाँ व्यापार कर रही थीं, वो अपने राजनीतिक पैर पसारने लगी। इसी सिलसिले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी के रूप में उभरी जो अपनी नौसेना के कारण भारत के राजनीति में दखल अंदाजी करने लगी, क्योंकि उसके पास नौसैनिक पावर थी, उसके पास अच्छे अधिकारी थे, उसके पास और भी बहुत सारी फैसिलिटीज थी जिनका लाभ उठाया उन्होंने और भारतीय राजनीति में दखल अंदाजी प्रारंभ कर दी। प्लासी का युद्ध अक्सर ध्यान आता है जब हम इस विषय में चर्चा करते हैं। तो प्लासी के युद्ध के बाद पूर्ण रूप से वो भारतीय राजनीति में दखल अंदाजी करने लगते हैं और अपना शासन भारत में स्थापित करने के लिए प्रयत्न करने लगते हैं। इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में हम बहुत सारी चीजों को जानेंगे कि कैसे अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ और भारतीय जो संविधान है उसकी नींव के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार होती है वो वहीं से पढ़नी प्रारंभ हो जाती है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है प्लासी की लड़ाई और उसके बाद एक और बक्सर का युद्ध। ये चंद युद्ध यह साबित कर देते हैं कि आने वाले समय में भारत में अंग्रेज शासन करेंगे और यही होता है कि बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से अपने राजनीतिक पैर पसार देती है और जो वहाँ की नवाबी है बंगाल की वो ध्वस्त हो जाती है। सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, अंततः नजमुद्दौला, इन सब का अंत कर दिया जाता है और बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में चला जाता है। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को सीमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर कुछ ऐसे नियम कानून बनाए, कुछ ऐसे अधिनियम पारित किए जिसके आधार पर उसके कार्यों को नियंत्रित किया जा सके। वो भारतीय जनमानस पर शासन नियंत्रण, ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में रहकर के करें, ऐसी व्यवस्था ब्रिटिश शासन द्वारा, क्राउन द्वारा की गई। और इसी कड़ी में बहुत सारे एक्ट पारित किए गए और इन सभी एक्ट में सबसे पहला जो एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है जब हम संवैधानिक इतिहास पढ़ते हैं, वो है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। सत्रह सौ 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी का, ये दरअसल इस समय कंपनी का शासन चल रहा है और कंपनी के शासन के दौरान कंपनी के कार्यों को, उसके क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन द्वारा कुछ समय समय पर ऐसे एक्ट पारित किए गए जो कंपनी के अधिकारों को सीमित करते थे और उसी में रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट माना गया है। इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के द्वारा भारतीय जो राजनीतिक पृष्ठभूमि उस समय की रही है उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया है और इसके माध्यम से बहुत सारे प्रावधान किए गए। उनमें यहाँ से प्रश्न बनते हैं, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें जो सबसे पहला एक महत्वपूर्ण प्रावधान रहता है कि इस समय जब ये 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, उस समय भारत में,
क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश कंपनी का शासन था और उस समय बंगाल में जो गवर्नर का पद था वो वॉरेन हेस्टिंग्स के हाथ में था। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो ये लिख लेते हैं पॉइंट, कुछ ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया जाता है इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। और यही नहीं, उसको दो प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। दो प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाते हैं इसको। पहला सैनिक अधिकार, दूसरा असैनिक अधिकार। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स को सेना का उत्तरदायित्व तो संभाल दिया जाता है और उसके अलग भी बहुत सारे अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये सारी चीजें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि इसी के दौरान इसी समय अगर हम बात करें, इसको हम पहले हटा देते हैं, इसी में आगे लिख लेते हैं। इसमें एक पॉइंट और जोड़ देते हैं, इसी के दौरान 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यानी कि कलकत्ता में 1774 ईस्वी में कंपनी के शासन के दौरान पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, एक न्यायालय बनाया गया और इस न्यायालय में 4 न्यायाधीश नियुक्त किए गए। कितने? 4। चार न्यायाधीश। अब देखिए प्रश्न कहां से बनता है, कैसे बनता है। प्रश्न पूछ लेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट किस सन में पारित हुआ। 4 विकल्प दे देगा, आपको सही चुनाव करना है। 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस सन में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यानी कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? सन 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहां की गई? 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? इस तरीके से प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में जिस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई उसके प्रमुख न्यायाधीश थे। इस तरीके से आपके प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये 4 न्यायाधीश यहां थे। इसमें एक सीजे थे, मतलब सीजे का मतलब होता है चीफ जस्टिस, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश थे।
इनका नाम क्या था? एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे को कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया उसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सर एलिजा एम्पे के विषय में अक्सर पूछ लिया जाता है। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे थे। तो इसके बाद अन्य 3 न्यायाधीश कौन कौन से थे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अन्य 3 न्यायाधीश कौन कौन से थे? सर एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, उसके बाद हाइट थे, चेम्बर्स थे और लिमेस्टर थे। 4 प्रमुख न्यायाधीश थे। पहला न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे, इनको सीजे मतलब मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया। इसके बाद हाइट, चेम्बर्स और लिमेस्टर्स, 4 न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश एवं 1 मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। एक 4 सदस्यीय काउंसिल का भी गठन किया गया 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो वो 4 सदस्यीय काउंसिल थी, उसमें अक्सर ये पूछ लेता है कि कौन कौन से सदस्य सम्मिलित थे, तो उन सदस्यों के नाम आप लिख लीजिएगा। 4 सदस्यीय काउंसिल की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। उसमें सबसे पहले फिलिप फ्रांसिस का नाम आता है, सबसे पहले सदस्य थे 4 सदस्यों में फिलिप फ्रांसिस। उसके बाद क्लेवरिन आता है, क्लेवरिन बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आ जाता है उसमें। जॉर्ज माल्सन का नाम भी आ जाता है और रिचर्ड बारवेल का नाम आ जाता है। तो 4 फ्रांसिस फिलिप, इनको फिलिप फ्रांसिस भी कहा गया, माल्सन, बारवेल मतलब रिचर्ड बारवेल इनको कहा जाता है, और जॉर्ज माल्सन, माल्सन का पूरा नाम, उसके बाद क्लेवरिन, ये 4 सदस्यीय काउंसिल के सदस्य रहे। तो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है सफल रहता है। उसके तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए, इनको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। इसके बाद हम दूसरे एक्ट पर जाएंगे। इसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक और एक्ट आता है, (1781) का सेटलमेंट एक्ट। इस एक्ट के अगर प्रावधानों की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण प्रावधान देखने को मिलता है, वो ये है कि इस एक्ट को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया है। इस एक्ट को 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें और कोई ज्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं है इस एक्ट में। अब हम इस क्लास को यहीं पे रोक देते हैं और कल जो है हम इस पूरे टॉपिक को कवर कर देंगे एक ही साथ में, क्योंकि इसमें हमने आपको परिचय बताना था, मुझे सिलेबस आपको कवर कराना था। कल हम जिस चीज को पढ़ेंगे इसी को, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक परिचय, इसी को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम इसके बाद जो 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट है इसको पढ़ेंगे। हम एक बार उसको लिख देते हैं।
चौरासी का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट को 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट को हम कल और इसके आगे जितने भी प्रावधान हैं संवैधानिक, इन सबको हम कल खत्म करेंगे और इस टॉपिक को खत्म ही कर देंगे कल। आप इसको अच्छे से, आज इतना बताया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमारी यात्रा और भी स्पीड में चलेगी क्योंकि अभी नया है, हम धीरे धीरे व्यवस्थित कर रहे हैं चीजों को, और जैसे ही चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी आपको पूरा सिलेबस कम समय में कवर करा लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।